हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ASP.NET Core बेबी एपीआई का फोल्डर स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने ASP.NET Core बेबी एपीआई का फोल्डर स्ट्रक्चर मेरे सामने ओपन है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर में कौन सा फोल्डर किस काम में आता है फ्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, मैं जाके किसी और फोल्डर में प्रॉपर्टीज़ के फोल्डर में जाके क्रिएट कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। तो एक स्पेशल एक फ़ोल्डर बनाया गया है, उस फ़ोल्डर का काम उसी स्पेसिफिक वर्क के लिए रखा गया है। तो हम एक-एक फ़ाइल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड कि आपको कौन सा फ़ोल्डर किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड कि ASP.NET Core वेब एपीआई का डिफ़ॉल्ट जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले क्या है कनेक्टेड सर्विस। कनेक्टेड सर्विस क्या होता है फ्रेंड कि इसमें कोई भी हम जैसे थर्ड पार्टी सर्विस हो या कस्टम सर्विस हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे अमेजन का सर्विस हो गया, तो या मुझे कस्टम कुछ सर्विस बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे इसको इंक्लूड करना पड़ता है फ्रेंड। अभी कोई सर्विस नहीं है, मैंने डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। यदि मुझे एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है डिफरेंट, कोई सर्विस दे दिया, उसको मुझे इस एप्लीकेशन में यूज़ करना है, तो वो आप उस समय आपको इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रेंड, और सर्विस को यूज़ करेगा करेगा ये वो सर्विस जो भी होता है, तो उस सर्विस को आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो भी सर्विस आएगा तो उसको इसी कनेक्टेड सर्विस के अंदर जो है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी आप सभी को पता है कि डिपेंडेंसी में जितने भी हम लोग क्या होता था, पैकेज जो मैं इंस्टॉल करता हूँ फ्रेंड, उस पैकेज जो है ना, इसी फ़ोल्डर के अंदर जो हम लोग क्या करते हैं इंस्टॉल होता है। कितने जो जो पैकेज मैं इंस्टॉल करूँगा इसी पैकेज के अंदर चला आएगा। कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल करता हूँ, फ्रेमवर्क के अंदर चला जाएगा। तो एनालाइज़र जो डिफ़ॉल्ट जो है, जितने भी हमारे पास जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, उसका ये डिटेल्स रखता है और एनालाइज़ करता है कि इसमें कोई बग है, नहीं है, ये सही से इंस्टॉल हुआ है, नहीं हुआ है। तो जब इंस्टॉल कीजिएगा ऑटोमेटिक इसमें कुछ रेफरेंस इंक्लूड हो जाता है। जब डिफ़ॉल्ट जब इसको जब उसको हम अनइंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरी को, तो यहाँ से वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका काम एनालाइज़र का काम मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, वो डिफ़ॉल्ट होता रहता है। वो मेरा काम नहीं, वो सीएलआर का काम होता है, कंपाइलर सीएलआर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो जो है चेक करेगा उसको। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, ओनली फॉर इसमें फ्रेमवर्क जो है उसको इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं। यदि आप यहाँ पे जाएंगे पैकेज में जाके इंक्लूड कर सकते हैं। और कोई फ्रेमवर्क है तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पैकेज कुछ कुछ भी पैकेज है फ्रेंड, कुछ भी पैकेज है तो इसके अंदर पैकेज लाइब्रेरी जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ पे टूल्स में जाना पड़ता है हमको, यहाँ पे नगेट पैकेज मैनेजर, यहाँ पर जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, मुझे इस तरह का इंटरफेस होता है। यहाँ ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ सर्च करेंगे फाइल को, लाइब्रेरी को, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि यदि मुझे कुछ भी फाइल को इंस्टॉल करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट को मुझे जो है सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक करने से मेरे जो है पैकेज के अंदर जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग जो है नगेट पैकेज का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। इस तरह से हम लोग, और जो कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहा है तो फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग जो है डिपेंडेंसी का हम लोग फ़ोल्डर का हम लोग मैनेज करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशन लेवल में यदि मुझे कुछ इंक्लूड करना पड़ता है, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहता है एप्लीकेशन का, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे एसएसएल पोर्ट नंबर कितना होता है, जब मैं इसको, ये मेरा डेवलपमेंट स्टेज में है या प्रोडक्शन स्टेज में है, तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लेवल में कुछ मुझे मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूआरएल क्या होगा, वहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ता है फ्रेंड। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ता है। तो कौन कौन सा सर्वर में हम लोग इसको रन करता है, आईएस एक्सप्रेस दिया गया, आईएस सर्वर में रन करेगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर जो है ना हम लोग सेटअप करते हैं। जब मैं ये एप्लीकेशन को जब मैं प्रोडक्शन के लाइव सर्वर में दूंगा, इसको अपलोड करूँगा लाइव सर्वर के लिए, प्रोडक्शन करूँगा, तब जाके मुझे जो है यहाँ पर जाके मुझे चेंज करना पड़ता है उसका सर्वर का ऐसे पोर्ट नंबर क्या है, सर्वर का लिंक क्या है, कौन सा डोमेन है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, पोर्ट नंबर देना पड़ता है फ्रेंड।
और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना पड़ता है, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे देखना पड़ता है फ्रेंड। और कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं जाता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है बहुत इम्पोर्टेंट फोल्डर है। इसके अंदर जितने भी हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, इसके अंदर मुझे सारा कंट्रोलर जो होता है रहता है फ्रेंड। जब भी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो इस कंट्रोलर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंट्रोलर होता क्या है, राइट। तो जितने भी कंट्रोलर एक क्लास होता है, इसके अंदर ही मुझे क्रिएट करना पड़ता है फ्रेंड। और इसके बाद ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग जो होता है, ऐप सेटिंग, इसके अंदर क्लिक करोगे। जिस तरह से ऐप सेटिंग में, जैसे कि ASP.NET वेब फॉर्म में, ASP.NEट MVC में वेब कॉन्फ़िग फाइल होता था, उसमें XML फॉर्मेट में सारा मुझे की वैल्यू, मुझे डेटा को हम सजा कर रखते थे। उसी तरह मुझे ऐप सेटिंग जेसन फाइल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन को रखते हैं और इसको हम इंटायर एप्लीकेशन में कहीं पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा भी होता है। इसका क्या फ़ायदा है नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐप सेटिंग और जेसन फाइल को। तो मैं वहाँ पर मैं बताऊँगा कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हम क्या करते हैं, टेक्स्ट है, जेसन फॉर्मेट रहता है। वहाँ ASP.NET MVC में, ASP.NET वेब फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, वेब कॉन्फ़िग फाइल होता था, वहाँ पर भी हम कुछ भी इंफॉर्मेशन रखते थे एज ए टेक्स्ट। और उस टेक्स्ट को क्या करते थे, एप्लीकेशन में, इंटायर एप्लीकेशन में कहीं पर भी हम उस टेक्स्ट को यूज़ कर लेते थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग हम रखते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को जो है कहीं पर भी हम लोग इसको एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, मैं बता दूं कि इसका फ़ायदा ये भी होता है कि इसका यूज़ हम, यदि मैं दूसरे सर्वर का इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया तो यहाँ पर मुझे चेंज कर दूंगा, वेब ऐप सेटिंग रजिस्टर में जाकर चेंज कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो एप्लीकेशन फिर से मुझे जो है बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो वर्क करना शुरू कर देगा फ्रेंड। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हम लोगों को कि ऐप सेटिंग रजिस्टर फाइल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हर 2-3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद अपडेट होता है, तो उस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इंटायर एप्लीकेशन जैसा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन एप्लीकेशन को मुझे बिल्ड नहीं करना पड़ता है फ्रेंड। ये बहुत फ़ायदा है फ्रेंड इसका ऐप सेटिंग रजिस्टर फाइल का। आप देख पा रहे हैं कि .NET वेब API .HTTP बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है। program.cs फाइल जो होता है, इसमें हम टॉप लेवल स्टेटमेंट बोलते हैं। टॉप लेवल स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें आपको यूजिंग नेम स्पेस नहीं रहता है, इसमें मेन मेथड नहीं रहता है, तो इसमें क्लास कीवर्ड नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं ना, तो मेथड जो डिफाइन करते हैं मेथड नहीं है। तो इस तरह हम लोग नॉर्मल मेथड क्लास की तरह यहाँ पे दिखता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर आर्गुमेंट्स पास करते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। टॉप लेवल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है फ्रेंड। इसको मैंने कई बार जिक्र किया, ASP.NET कोर MVC में भी जिक्र किया और यहाँ पर भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इसको टॉप लेवल स्टेटमेंट बोलते हैं। एक टॉप लेवल स्टेटमेंट जो है पूरे एप्लीकेशन में एक ही फाइल, एक ही जगह हो सकता है, पूरी एप्लीकेशन मल्टीपल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा भी जाएगा किसी इंटरव्यू में कि आप टॉप लेवल स्टेटमेंट एक एप्लीकेशन में कितने क्रिएट कर सकते हैं, तो एक ही क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से यहाँ वेदर फोरकास्टिंग डॉट फाइल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तरह से यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया गया है। तो इसका मुझे यूज़ नहीं है, डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, क्रिएट हुआ है। एप्लीकेशन जब मैं क्रिएट किया था प्रोजेक्ट को तो उस समय क्रिएट हुआ था, तो इसका मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जब मैं एप्लीकेशन में डेवलप करूँगा, एक नया कंट्रोलर क्रिएट करूँगा, तो मैं इसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जाने हैं, आज सीखे हैं फ्रेंड। यदि आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।